बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। जो हमारा पेपर है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, उसका जो यूनिट 2 है जिसमें हम आप सभी को एक लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, उसी का यह दूसरा लेक्चर हम लेकर आ चुके हैं। पिछला लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने यह बात किया है कि सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम इसके सॉल्यूशंस को, इसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं उसी के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और उनका हम सॉल्यूशन करना आप सभी को सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीजों को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिएगा। यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। हमारे पास 3 इक्वेशंस दिए गए हैं और इनका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और इसमें एक चीज और बोल दिया गया है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले हम कैलकुलेट तो करते हैं इसका सॉल्यूशन, फाइनल हम सॉल्यूशन तक तो पहुंचे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि नॉन ट्रिवियल है या ट्रिवियल है। ठीक है, तो देखो एक बात तो आप लोग जानते होंगे कि अगर हमारे पास 2 या 3 इक्वेशंस हैं तो उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम कक्षा 8, 9, 10 में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पर हम जब किसी भी इक्वेशंस के एक सेट हमारे पास दिए गए रहेंगे तो उन्हें हम एक सिस्टम की सहायता से सॉल्व करेंगे और उस सिस्टम में हम देखेंगे कि वह सिस्टम हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है या सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। इसके बारे में हम चेक करेंगे। तो यहां पर चेक करने का तरीका वही है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जब हमारे पास राइट हैंड साइड 0 होगा तो वह हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन होगा। ओके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर लिख लो सॉल्यूशन और लिख लेना गिवन दैट हमारे पास दिया गया है 3 इक्वेशंस। ठीक है, देन इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, दिस सिस्टम ऑफ, देन तो कौन सा फॉर्म हम लिखेंगे, आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम लिखने वाले हैं ax इज इक्वल टू b, जहां पर हमारे पास b जो है वह 0 के बराबर है, इसलिए ax इज इक्वल टू हम 0 लिख दिए। ठीक है, वेयर यहां पर एक बात मेंशन कर दो, वेयर यहां पर क्या मेंशन करना है कि हमारे पास a क्या है, a हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो a कहां से बनेगा, हमारे पास जो वेरिएबल्स लिखे गए हैं x y z उनके कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। तो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 और -6, -3, 1 और 2। ओके, यहां पर आएगा 1, -1 और 2। ओके, इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। और यहां पर हमारे पास a मिल गया, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, b कैलकुलेट करना है। ठीक है, सॉरी x हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, x के भी वैल्यूज तो बताने हैं। तो यहां पर जो हमारे पास x मिलेगा वो क्या है, x, y और z, यानी कि वेरिएबल्स को हमें रख देना है। ओके, और जो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है वो तो b इज इक्वल टू 0, 0 है, तो यहां पर कुछ मेंशन करने की कुछ खास जरूरत नहीं है। ओके, देन वैसे अगर मेंशन करना चाहो तो कर दो, यहां पर लिख दो कि b इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0, 0, 0। ठीक है, अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारा जो अगला काम होगा इस बात पर फोकस करना। यहां तक तो हर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला काम हमारा ये होगा कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स A है, इस मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में हम बदलेंगे। अब एशेलॉन फॉर्म क्या होता है अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आई बटन पर जाकर लेक्चर देख लीजिएगा, या फिर लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यूनिट फर्स्ट के सभी लेक्चर्स को देखिए, सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर देखो हमारे पास A है उसे जब हम एशेलॉन फॉर्म में बदलेंगे उसके बाद ही हमारा अगला प्रोसेस होगा। और इसे एक इक्वेशन बना लीजिए, मन करे तो यहां पर बना लो कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो नाउ हमारा काम ये है, नाउ वी वांट, ठीक है यहां पर लिख लो, नाउ वी वांट टू चेंज, ठीक है, टू चेंज ए इन एशेलॉन फॉर्म। हम एशेलॉन फॉर्म में इसे बदलना चाहते हैं। तो अब एशेलॉन फॉर्म में हम कैसे बदल सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहां पर अगर हम हेल्प लेते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सिंपली इसी में हमें चीजों को अप्लाई करना है। तो अगर इसको हम एशेलॉन फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो यहां पर 1 है ऑलरेडी, 1 के जो नीचे के एलिमेंट है उन्हें हम 0 बनाना चाहते हैं। तो यहां पर कब 0 हो सकता है, यहां पर -3 है तो +3 को जब हम जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, वैसे प्रोसेस ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे तो ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम दूसरे रो में क्या करने वाले हैं, रो 2 और प्लस कर देते हैं ना, तो यहां पर 0 हो जाएगा। तो यहां पर +3 रो 1 कर देता हूं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, और यहां पर हम चाहते हैं कि रो 3 का भी पहला एलिमेंट 0 हो जाए, तो रो 3 में क्या करता हूं मैं, रो 3 माइनस रो 1 कर देता हूं। ओके, तो हमारे पास जो रो 1 है तो उसमें कुछ इंटरचेंज होने वाला नहीं है। तो यहां पर A इज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स टू, क्या किसके मैट्रिक्स, A 1, 1, -6, 1, 1, -6। ठीक है, -3 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है फिर जोड़ना है तो ये हो जाएगा 0, और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई फिर जोड़ना है तो हमारे पास हो जाएगा 4,
यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास हो जाएगा 18 -18 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा 16। और यहाँ पर हमारे पास इसका नॉर्मल सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 0, यहाँ पर माइनस हो और माइनस माइनस हो जाएगा -2, और यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन करना है तो ये हो जाएगा एडिशन में 8। ठीक है, बातें क्लियर हो चुकी होंगी, बहुत ही आसान सा स्टेप हमने किया है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर हम जब -6 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो -18 हुआ, और 2 से जब हम जोड़े तो -16 बचेगा ना, यहाँ पर माइनस भी रहेगा। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी गलती होती है, अभी हम कहो तो ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप हम क्या करना चाहते हैं। अगले स्टेप में हम ये कर देते हैं कि एक काम करते हैं, सिंपली इसमें 4 से डिवीजन कर देते हैं, या तो फिर आप नहीं करना चाहते तो इसकी सहायता से भी कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 4 से डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम 4 से डिवीजन करेंगे तो रो 2 में एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूं, 1/4 रो 2 करने वाला हूं। ठीक है, तो अब ये अगर मैं करूंगा तो यहां पर हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वह क्या होगा, इक्वल टू इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमें मिलेगा 1 1 -6, और यहाँ पर जब 4 से डिवीजन करूंगा तो 0 ही मिलेगा, यहाँ पर 4 से डिवीजन करूंगा तो 1 मिलेगा, यहाँ पर 4 से डिवीजन करूंगा तो -4 मिलेगा, और यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर -2 मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या दिमाग लगाने वाला हूँ। इसे एस्लॉन फॉर्म में बदलना है, तो इसके नीचे के तो एलिमेंट 0 हो गए, इसी के नीचे का एलिमेंट हमें 0 बस खोजना है। ठीक है, क्योंकि और सभी एलिमेंट से तो हमें मतलब नहीं होता, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जोड़ देते हैं, तो ये एलिमेंट हमारे पास 0 हो जाएगा। तो क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम ये करने वाले हैं कि हमारे पास जो रो 3 है, ठीक है, रो 3 में और +2 रो 2 कर दूं। ठीक है, तो अगर ऐसा करूंगा तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो क्या होगा, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा 1 0 0, ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा 1, और यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 में जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0, और यहाँ पर हमारे पास है -6 -4, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जोड़ेंगे तो -8, और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो ये तो 0 हो गया। अच्छा, तभी तो अब समझा क्यों नॉन ट्रिवियल इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन लिखा है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होता है वो 2 प्रकार के सोल्यूशंस को देता है, एक तो ट्रिवियल सोल्यूशन, दूसरा हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, क्योंकि हर एक होमोजीनियस इक्वेशन के पास सोल्यूशन जरूर होता है। ओके, तो जो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन होता है वो 0 0 ही होता है, जो कि यूनिक सोल्यूशन होता है, और जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है वह इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं। ये बात हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना है अब ये एस्लॉन फॉर्म में आ चुका है, और इसका एक रो ध्यान से देखो तो ये सभी 0 0 एलिमेंट हैं, यानी कि यह नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को देने वाला है और साथ ही साथ यह इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को देगा। ठीक है, तो अब हम कैसे इसके बारे में बात करेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पर एक चीज पहले समझ लो, सिंस हमारे पास जो ए है इज इन एस्लॉन फॉर्म, ये हमारे पास क्या है, एस्लॉन फॉर्म में पहुंच चुका है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एस्लॉन फॉर्म में पहुंच चुका है। देन तो अगर हम एस्लॉन फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को चेंज कर देते हैं तो इसके टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 2 हैं, तो इसका रैंक कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए जो है वो हमारे पास 2 के बराबर हो जाएगा। ओके, समझ में आई बातें। तो अब देखो जब हम रैंक ऑफ ए जो है वह 2 के बराबर हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ, रैंक के बारे में आप सभी को पता है ना, अगर नहीं पता है तो आई बटन पर जाकर लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारे पास जब रैंक ऑफ ए जो हमारे पास मिल गया वह 2 के बराबर हो गया, तो इससे हमारे सोल्यूशन में कुछ खास लॉजिक तो नहीं है, लेकिन यहां पर हम बस इसको इसलिए लिखेंगे ताकि अगर एग्जामिनर कॉपी को चेक करेगा तो वहां पर उसको लगेगा कि हाँ लड़का जानता है इसके बारे में। ओके, तो अब अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया था इसकी सहायता से अब इसके हम वैल्यूज को यहाँ पर रखने वाले हैं। ठीक है, तो इधर पता नहीं आएगा या नहीं, चलिए चेक करते हैं, आ जाता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगले स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं, फ्रॉम फर्स्ट, अब हम इक्वेशन फर्स्ट का उपयोग करने वाले हैं। हमारे पास ए जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिला है वो इतना मिला है और इसमें रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 1 0 0, और यहाँ पर मिल रहा है 1 0 0, सॉरी यहाँ पर मिल रहा है 1 1 0, और यहाँ पर मिल रहा है -6 -4, और ये हमारे पास हो गया 0। ठीक है, और हमारे पास x जो मैट्रिक्स है वो क्या है, हमारे पास x मैट्रिक्स है x y और z, और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, हमारे पास ओवरऑल इधर भी मैट्रिक्स जो है वो 0 0 0। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, यानी कि अब हमारे पास जो ये इक्वेशंस लिखे गए थे इन्हें हमने सिंप्लीफाई करके अब हम दूसरा इक्वेशंस लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर इस रो को इस कॉलम से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का x में मल्टीप्लाई होगा x हो जाएगा, 1 का y में मल्टीप्लाई होगा तो +y हो जाएगा,
-4 का जो हम z में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4z हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा ये वाला 0, ये वाला इसके लिए है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है 0, तो 0 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा, -4 को जो हम z से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4z हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। कहीं गलती तो नहीं ना कोई? ओके ठीक है, अच्छी बात है अगर नहीं गलती है तो। अब देखते हैं क्या मिलता है हमारे पास। z का वैल्यू यहाँ पर देखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हमारे पास 0 हो गया, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y भी 0 हो गया। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि y 0z इज इक्वल टू हमारे पास 0 मिल रहा है, लेकिन इसे आप लोग लिखिएगा मत, अभी बस आप सभी लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या बात पता चल रही है, यहाँ से यह बात पता चल रही है कि अगर हम 0z इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम z का वैल्यू कुछ भी रखें, 1 रखें, 2 रखें, -1 रखें, -2 रखें, माइनस इनफाइनाइट रखूं, प्लस इनफाइनाइट लिखूं, जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो z है वह इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कंटेन कर रहा है, इनफाइनाइट वैल्यू रखे जा सकते हैं उसकी जगह पर, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम अपनी तरफ से z का वैल्यू सपोज कर लेते हैं, ओके। तो जब हम z का वैल्यू सपोज करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम जब z का वैल्यू सपोज करते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसे हमें लिखना नहीं था, ठीक है। एक काम करना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहीं गलती है, मैं जो मल्टीप्लिकेशन है वो चेक कर लेता हूं। 1x हो जाएगा और यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर देखो गलती मिल गई मुझे, ठीक है। ऐसे ही जब प्रैक्टिस हुआ रहता है ना तो आप लोगों को गलतियां भी मिल जाएंगी। अभी जब मेरा प्रैक्टिस है तो मैं देख लिया, क्योंकि ये दोनों बराबर हो रहे थे और x का वैल्यू 0 आ रहा था, जबकि ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू c हम सपोज करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि हमारे पास जो z है उसके पास इनफाइनाइट वैल्यूज आ रहे हैं, तो z इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू हम c सपोज करेंगे। देन तब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो मिलेगा, देन y -4, इसे इक्वेशन बन करे तो बना लो, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम थर्ड, तो 4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास c इज इक्वल टू 0, ओके। तो y का वैल्यू हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास मिल रहा है 4c, और हमने सपोज किया है कि z जो है वह एक कांस्टेंट नहीं है बल्कि यह कुछ भी हो सकता है, तो y का भी वैल्यू 4c मिल रहा है। तो यहां से यह बात पता चल रही है कि y का भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ओके। अब हम बात करते हैं फ्रॉम थर्ड, ठीक है। तो अब हम थर्ड से अगर बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, x प्लस y का वैल्यू हमारे पास है 4c, और यहाँ पर है हमारे पास -6, और z के यहाँ पर हमें रखना है c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू यहाँ पर होगा -2 और उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो +2c मिलेगा। यानी कि यहाँ से क्या बात पता चल रही है कि y का वैल्यू हमारे पास 4c है, x का वैल्यू हमारे पास 2c है, और हमारे पास z का वैल्यू जो है वो हमारे पास c है, क्योंकि वह इनफाइनाइट सोल्यूशन को कंटेन कर रहा है। तो जिस भी पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो z का वैल्यू हमारे पास अगर हम कह रहे हैं कि 1 होगा तो आप कह सकते हैं कि 2 होगा, और दोनों लोग सही हैं। तीसरा इंसान आएगा कहेगा नहीं 1 और 2 नहीं होंगे, इसका वैल्यू 5 होगा, तो वो भी सही है, क्योंकि यह इनफाइनाइट वैल्यूज को रख रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 0z इज इक्वल टू 0। 5 को भी रखेंगे तो 0 गुणे 5 इज इक्वल टू 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास वह कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। देन तो इसका मतलब क्या हुआ, देन द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ, ठीक है, SOLE लिख लो, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं, इज हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा इज ना लिखो, इज यहाँ पर लिख दो, हमारे पास x का वैल्यू है 2c, और हमारे पास y का वैल्यू है 4c, और हमारे पास z का वैल्यू है c। यही हमारे पास सोल्यूशन होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर बोल दी गई है कि हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन खोजना है, तो जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो हम c का वैल्यू 0 नहीं रख सकते इस वाले केस में। क्यों? क्योंकि अगर हम z इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यह भी हमारे पास y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब तो यह ट्रिवियल सोल्यूशन बनने लग जा रहा है, ठीक है। तो हम ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं, हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालना है। तो इस केस में हमें क्या बात करनी पड़ेगी, यहाँ पर लिख देना पड़ेगा कि वेयर c कैन नॉट बी 0, यह 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर कुछ और भी मिलता, जैसे 4c + 1 मिल जाता, ठीक है, समझो इस बात को, अगर y इज इक्वल टू 4c + 1 मिल जाता तो हमारे पास यह कंडीशन नहीं लिखना पड़ता कि c नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो हमारे पास 0 के बराबर नहीं आ रहा है, और वह नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का केस बना ले जाएगा। ओके, बातें क्लियर हो रही है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ रहा है फिलहाल,
ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने एक क्वेश्चन की सहायता से आप सभी से बात किया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम कैसे सोल्यूशन करते हैं, वो भी उस केस में जो हमारे पास सोल्यूशन जो है वह नॉन ट्रिवियल हो। अगर ट्रिवियल सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा, वैसे यहां पर क्वेश्चन में बोल दिया गया था तो इसलिए हमने ये लिखा। अगर नहीं बोला होता तो यहां पर दोनों चांसेस हैं, ट्रिवियल भी हो सकता है, नॉन ट्रिवियल भी हो सकता है। और इस बात का ख्याल रखना कि जो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो वहां पर ट्रिवियल सोल्यूशन होने के अधिकांश चांसेस हैं, ठीक है, जैसे यहां पर चांसेस बना। लेकिन जब भी ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो वहां पर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हाजिर है आप सभी के सामने एक दूसरा क्वेश्चन। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सोल्यूशन मिलता है। यहां पर तो फिलहाल कुछ लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन है, अब इसमें मैं चीजों को उतना तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं थोड़ा तेजी से लेकर चलूंगा, ठीक है। और यहां पर हम जो लिखने वाला सेंटेंस था वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो यहां पर लिखने वाला सेंटेंस भी नहीं बात करूंगा। आप लोगों से मैं डायरेक्ट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स उठाऊंगा और सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास सोल्यूशन लिख लीजिए कि हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया है। तो इससे जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, ax = 0 के फॉर्म में बनेगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, इस बात का ख्याल रखना, राइट हैंड साइड 0 है, इसलिए यह सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन बन रहा है। ओके, यहां पर लिख लो सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पर देखो हमारे पास जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, देन हमारे पास जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए बनेगा वो क्या बनेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है 2 -3 और 1, और यहां पर हमारे पास क्या मिल रहा है 1 2 -3, यहां पर हमारे पास मिल रहा है 4 -1 और यहां पर हमारे पास मिलेगा -2, ठीक है। अब इसी हमें मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करना है, विथ द हेल्प ऑफ द एलिमेंट्री ऑपरेशंस। और जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस मिलेंगे उनसे हमें क्या करना है, उनसे हमें इसे एशेलॉन फॉर्म में बदलना होगा। तो एशेलॉन फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा पहला एक काम करते हैं कि यहां पर हमारे पास वैसे 2 से भी कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर हम क्या करना चाहते हैं, यहां पर 0 बनाना है, यहां पर 0 बनाना है। जो हमारे पास पहले वाले रो का जो पहला एलिमेंट होगा उसके नीचे के एलिमेंट 0 बनाने हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, वैसे 2 और 1 से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर चलो ऐसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि जरूरी है कि 1 ही लाना, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि 1 ही आए। यहां पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो रो 2 है उस रो 2 में क्या करता हूं मैं, रो 2 -1/2 और रो 1 कर देता हूं, ठीक है। तो एक्चुअली इससे अब क्या फर्क पड़ेगा, यहां पर डिवाइड में आ जाएगा तो हमारा मैट्रिक्स जो होगा वो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं ना, रो को चेंज कर देते हैं, पहले वाले रो को दूसरे वाले रो से चेंज कर देते हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, इट इज नॉट कंपलसरी दैट वी डू नॉट वांट टू पिवट इज इक्वल टू 1। हम नहीं चाहते कि हमारा जो पिवट है, ये जो हमारे पास लीडिंग एलिमेंट है, वो जरूरी नहीं है कि 1 ही हो, यहां पर 2 भी है तो भी चल जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, हमारा प्रोसेस अभी गड़बड़ होने लग जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाएगा, क्योंकि 1/2 जब हम लेकर आएंगे तो ये तो 0 कर देगा, अच्छी बात है। लेकिन यहां पर देखो हमारे पास समथिंग इज इन फ्रैक्शन, कुछ ऐसा मिलेगा जो फ्रैक्शन में होगा, तो यहां पर अच्छा नहीं लगेगा, यहां पर भी फ्रैक्शन में आएगा, नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, रोज को पहले इंटरचेंज कर देते हैं, उसके बाद प्रोसेस करते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो रो 2 है उसमें क्या करता हूं मैं, रो 1 को इंटरचेंज कर देता हूं। तो जब इंटरचेंज करूंगा तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वह किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारे पास 1 हो, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा -3, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा -3, यहाँ पर हो जाएगा 1। यहाँ पर क्या है हमारे पास 4, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है -2। ओके, बातें क्लियर हो रही होंगी, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, और ये शब्दों पर मेरे गौर फरमाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इसे एशेलॉन फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो एशेलॉन फॉर्म में बदलने के लिए यहाँ पर देखो अब हम सिंपल सा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं। अगर 1 बनता है तो बना लेना, ठीक है, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रो 2 में रो 2 -2 रो 1 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, रो 3 जो हमारे पास है, रो 3 -4 रो 1 कर देता हूं, ठीक है। 4 आई होप आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा, विजिबल होगा। तो अब यहाँ पर हम जब ये करने वाले हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि कितना बड़ा मैट्रिक्स मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 2 से पहला रो तो हमारे पास वैसे ही रहेगा, तो लिख लो यहाँ पर 1 2 -3 1 2 -3 रहेगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्शन करना है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्शन करना है तो 2 दूनी 4, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -3 से जब -4 जुड़ेगा तो -7 हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्शन करना है तो 2 3 6, और माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, और 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर भी मिल जाएगा 7। यहाँ पर देखो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करते हुए 4 से मल्टीप्लाई करते हुए इसको 0 बनाना है तो 0 बना दिया हमने। 4 से मल्टीप्लाई किया 8 हुआ, और 8 से -1 सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर हो जाएगा -9,
और यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में से -2, -12 में से -2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -12 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एडिशन हो जाएगा, और एडिशन वाला प्लस हमारे पास मिलेगा, +12 हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा। तो ये हमारे पास एक नया मैट्रिक्स दिखेगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा और। तो एक काम करते हैं ना, सिंपली हम देख रहे हैं कि 7 को हम डिवीजन कर सकते हैं, जो हमारे पास रो 2 है उसमें 7 से डिवाइड कर देते हैं ना। जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा पॉसिबिलिटी बने, लेकिन हमें किसी भी तरीके से बस इसे एशेलॉन फॉर्म में बदल लेना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रो 2 जो है उसमें हम 1/, ठीक है, 7 से हम डिवाइड करने वाले हैं रो 2 को। तो जब हम रो 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो मिलेगा 1 2 -3, और यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा 1 0 -9 और 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं -1 आ गया, ठीक है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि 0 आ जाए, तभी तो हमारा काम बन सकता है। तो हम क्या करते हैं ना कि -1 है तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास जो रो 3 है उस रो 3 में से -9 रो 2 कर दूं मैं। ठीक है, तो जब ऐसा करूंगा तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वह कुछ इस प्रकार विजिबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 -3 0 -1 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -9, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +9 और -9 हो जाएगा 0। यहाँ पर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये ऐसे मिल गया। अब ये बन चुका है एशेलॉन फॉर्म में, आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अगर मन करे तो एक और स्टेप लगाकर इसको भी 0 बना लो, मन करे तो एक और स्टेप लगाकर इसको भी 0 बना लो, आप पर डिपेंड करता है। तो अगर आप पर डिपेंड कर रहा है तो क्यों ना बना ही लिया जाए, तो इससे क्या होगा, हमारा अगला सोल्यूशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नहीं मन करता है तो कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ये एशेलॉन फॉर्म में पहुंच चुका है। लेकिन मैं थोड़ा चाहता हूं इसलिए मैं बनाना चाहता हूं, ठीक है, ताकि अगले प्रोसेस को हम आसान कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रो 1 में क्या करने वाला हूं ना कि हम -3 से, सॉरी, यहाँ पर हम रो 1 में जो हमारे पास है उसमें हम चाहते हैं यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो -3, या फिर एक काम करता हूँ ना, +3 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट कर दूं रो 3 को। ठीक है, और साथ ही साथ एक और काम कर दूं कि यहाँ पर हमारे पास जो है इसको भी 0 बनाना है। तो हम चाहते हैं कि रो 2 जो है वो हमारे पास रो 2 - रो 1 हो जाए। ठीक है, तो ऐसे करने में हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, और 1 में जोड़ा तो 1 ही बचेगा। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, 2 में जोड़ा तो 2 ही बचेगा। 3 से मल्टीप्लाई किया +3 हो जाएगा, -3 में जोड़ा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 से नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, तो 0 में से 0 गया 0, और यहाँ पर 0 में से -1 गया तो -1 ही रहेगा, और 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया 0 हो गया, 0 0 1 मिला। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये भी इस बार भी एशेलॉन फॉर्म में है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि एशेलॉन फॉर्म कभी भी यूनिक नहीं होते, किसी भी एक मैट्रिक्स के लिए 2 एशेलॉन फॉर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। देन अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका रैंक जो होगा, जरूरी नहीं है कि आप हर मैट्रिक्स का कैलकुलेट करें, लेकिन हम यह समझ चुके हैं कि इसका रैंक जो होगा वह 3 होगा। तो अब यहाँ पर एक बात ऐसे भी समझ लो कि हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के बराबर अगर हमारे पास रैंक मिल जाता है तो इसके पास केवल और केवल एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और उसे हम कहेंगे ट्रिवियल सोल्यूशन। और ट्रिवियल सोल्यूशन हमेशा यूनिक होता है, इसलिए हम रैंक को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन यही है। और पिछली बार हमारे पास जो रैंक मिला था वो 2 मिला था, और हमारे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो था वो 3 था। तो 3 से जब छोटा हमारे पास रैंक मिलेगा तो इस सिचुएशन में मैंने बताया था नेचर ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा, हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का केस बनना शुरू हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पिछले लेक्चर में। ठीक है, अगर शब्द ऐसे निकल जा रहे होंगे बाउंसर की तरह ऊपर से तो आप लोग परेशान मत होना, बस चीजों को समझो, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, सभी चीजें आसान है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देन हमारे पास जो मैट्रिक्स सोल्यूशन ये बना था यहाँ पर हम रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो रखना है वो हमारे पास है 1 2 0 0 -1 0। ठीक है, 0 0 1। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या मिलेगा, x y z। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 0 0। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1z हमारे पास हो जाएगा, z = 0। यहाँ पर देखो अगर इसका हम मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लीकेशन अब ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं बताने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा -y = 0। दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या मिलेगा, y = 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर समथिंग बना लो, 2 बना लो, इसे बना लो इक्वेशन नंबर 3 और इसे सॉल्व करो। तो यहाँ पर हमारे पास
x मिलेगा प्लस 2y मिलेगा और प्लस 0z मिलेगा। तो कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल टू 0 हम रखेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 दिया गया है। y का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, 0 आ रहा है, तो x का वैल्यू भी यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है, 0। तो इसे इक्वेशन नंबर 4 बना लो। वैसे इक्वेशन बनाने की कुछ खास जरूरत नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0 भी मिल गया, y इज इक्वल टू भी 0 मिल गया और z इज इक्वल टू भी हमारे पास 0 मिल गया है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे द सॉल्यूशन इज, हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वह क्या होगा, द सॉल्यूशन इज 0 0 0। और जब किसी भी लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन से बना हुआ जो सिस्टम होगा, अगर उसका सॉल्यूशन 0 0 मिल रहा है, देन इट इज कौन सा, इट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और जब ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो वह यूनिक होता है। इस प्रकार हमने यूनिक सॉल्यूशन पर ऑलरेडी बताया है कि वह ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा और ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा 0 0 0 ही होता है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक और क्वेश्चन की सहायता से मैंने बताया कि कैसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के केस में हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, तो इसलिए आप अपने बुक को उठाइए, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं करते रहिए। बस मैट्रिक्स का अगर लेक्चर नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और पिछले लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। और इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आप सभी की तैयारी गारंटी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।